बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी गुलफशां था। शहजादी गुलफशां अपनी खूबसूरती, खुश अखलाकी और अक्लमंदी की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी और कई मुल्कों के शहजादे उससे शादी के ख्वाहिशमंद थे। मगर बादशाह उन शहजादों की तरफ से आने वाले हर रिश्ते को नामंजूर कर दिया करता था। ये बात नहीं थी कि वो शहजादे खूबसूरती या बहादुरी में किसी से कम थे। बादशाह के पास उन रिश्तों से इनकार की सिर्फ एक ही वजह थी। शहजादी गुलफशां, जो कि उसकी इकलौती बेटी थी और वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, उसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी लाडली बेटी की शादी किसी दूर दराज के मुल्क के शहजादे से हो जाए और वो उससे जदा होकर दौड़ चली जाए। बादशाह ने दिल में सोच रखा था कि उसकी शादी अपने मुल्क के ही किसी अच्छे से नौजवान से कर देगा और उसका महल अपने महल के बराबर में बनवा देगा ताकि वो दोनों उसमें रह सकें। इस मकसद के लिए उसने निहायत माहिर मामारों से महल की तामीर भी शुरू करवा दी थी। बादशाह अपनी मुल्का से भी बहुत मोहब्बत करता था। वैसे तो वो हर लिहाज से एक बेहतरीन हुक्मरान था। हुकूमत के उमूर में बहुत दिलचस्पी लेता था और अपनी अवाम की फलाह वो बहबूद के लिए दिन रात कोशां रहता था। मगर उसकी उस जद ने सबको परेशान करके रख दिया था कि वो शहजादी की शादी किसी दूर दराज मुल्क के शहजादे से नहीं करेगा। मलका उसको लाख समझाती कि लड़कियां तो पुराई होती हैं, एक रोज उनको अपने घर जाना ही पड़ता है, मगर बादशाह के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक रोज जब इसी मौजू पर बात हो रही थी तो मलका ने बादशाह को अपनी मिसाल दी कि वो 7 समंदर पार एक मुल्क की शहजादी थी, मगर बादशाह से शादी करके उसे भी अपने माँ बाप को छोड़कर आना पड़ गया था। बादशाह इस बात पर कायल तो क्या होता, मुस्कुराकर बोला, मुल्की, अगर आपके अब्बा भी आपसे इतनी मोहब्बत करते जितनी कि हम शहजादी गुलफशां से करते हैं तो वो भी आपको ब्याह कर इतनी दूर नहीं भेजते। मलका ने ये बात सुनी तो मुना फैलाकर बोली, जहां पनाह, आपको पता है मेरे अब्बा हुजूर मेरे बगैर खाना भी नहीं खाते थे। मैं एक लम्हे के लिए भी उनकी नजरों से ओझल हो जाती थी तो वो बेचैन हो जाते थे। बादशाह को एहसास हो गया था कि उसके मुन्ना से एक नामनासिब बात निकल गई है जिससे मलका की दिल आजारी हुई है। उसने कहा, प्यारी मलका, हम मुआफी चाहते हैं, हमने मजाक में एक गलत बात कह दी थी, वरना हकीकत तो यह है कि तमाम बाप अपनी बेटियों से युक्सा मोहब्बत करते हैं। मलका ने बादशाह की शर्मिंदगी महसूस करके नरमी से कहा, मेरा ख्याल है कि हमारी शहजादी मुल्क फारिस के शहजादे अहमर को पसंद करती है। आपको याद है ना, वो अपने माँ बाप के साथ थोड़े दिन पहले हमारे मुल्क में आया था। दोनों हालांकि चंद रोज ही एक साथ रहे थे, मगर इतने कम उर्से में ही आपस में काफी घुल मिल गए थे। उसकी माँ ने शहजादी का रिश्ता भी मांगा था, मगर आपने कह दिया था कि सोचकर जवाब देंगे। मेरा तो ख्याल है कि आप हाँ कर ही दीजिए। शहजादा अहमर हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। बादशाह ने मुल्का की बात का जवाब तो नहीं दिया, सिर्फ इतना कहकर उठ खड़ा हुआ, मलका तुम उस सिलसिले में जल्द ही खुशखबरी सुनोगी। यह कहकर बादशाह तो कमरे से निकल गया और मलका धक से रह गई कि जाने बादशाह क्या करने वाला है। बादशाह का एक वजीर भी था, बहुत अक्लमंद, वफादार और बादशाह का जानतार। वजीर का एक बेटा भी था और उसका नाम शहरियार था। वो तलवारबाजी, तीरंदाजी और नेजाबाजी में युक्ता था। सूरत शक्ल उसकी ऐसी थी कि जो देखे देखता रह जाए। शहजादी गुलफशां और शहरियार का बचपन एक साथ ही गुजरा था। बादशाह और मुल्का उसको अपने बेटों की तरह ही चाहते थे। यही वजह थी कि उसकी तालीम व तरबियत और तलवारबाजी वगैरह की तरबियत शहजादी गुलफशां के साथ ही हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस थे और एक दूसरे के दुखसक के साथी थे। गर्मियों की एक दोपहर थी। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक कनीज भागती हुई मुल्का के पास आई और घबराए हुए लहजे में बोली, मुल्का, जल्दी से आइए, शहजादी साहिबा की तबीयत खराब हो गई है। कनीज की बात सुनकर मुल्का घबरा गई और दौड़कर शहजादी के कमरे में आई। उसने देखा शहजादी गुलफशां आंखें बंद किए अपने बस्तर में लेटी हुई है। ऐसा मालूम देता था जैसे वो बेखबर सो रही है। मलका ने गुस्सैली नजरों से कनीज की तरफ देखा
और बोली, शहजादी तो सो रही है, तुम कह रही हो कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। ज़ौवाबिनीन कुनीस खौफ से थरथर कांपने लगी और बोली, मलकी हुजूर, शहजादी साहिबा अच्छी खासी मुझसे बातों में मसरूफ थीं कि अचानक उन्होंने एक चीख मारी और बस्तर पर गिर पड़े। मैंने उन्हें बहुत आवाजें दें मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात सुनकर मुल्का को भी तशवीश हुई। उसने पहले तो शहजादी को हिला जलाकर उठाने की कोशिश की, फिर जब कोई कामयाबी नहीं हुई तो उसने बादशाह को इत्तला करवाई। शहजादी की खराब तबीयत के बारे में सुनकर बादशाह के तो हाथों के तौते अड़ गए। वो भागा भागा आया और महल के तमाम तबीबों को तलब कर लिया। वो सब शहजादी का मुआयना करने लगे। एक तरफ वजीर ज़ादा शहरियार भी मुना लटकाए खामोश खड़ा था। थोड़ी देर बाद जब तबीबों ने मुआयना खत्म किया तो वो खासे मायूस थे। उन्होंने बादशाह को बता दिया कि शहजादी का मरज उनकी समझ से बालातर है। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सिर पकड़कर बैठ गया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई थी। बादशाह ने उसी वक्त मुल्क के दूसरे हकीमों और तबीबों को भी तलब कर लिया और शहजादी को दिखाया गया, मगर बेसौद शहजादी का मरज किसी की भी समझ में नहीं आया था और वो बदस्तूर अपने बस्तर पर बेसुध सूती रही। इसी परेशानी में शाम हो गई। अगले रोज मायूस होकर बादशाह ने यह ऐलान करवा दिया कि जो भी शहजादी को नींद से बीदार करेगा, शहजादी की शादी इससे कर दी जाएगी। इस ऐलान को सुनकर कोई भी हाजिर नहीं हुआ। सब लोग यही सोच रहे थे कि जब बड़े बड़े हकीम और तबीब इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सके तो वो क्या कर लेंगे। उस सूरत हाल से बादशाह और मुल्का सख्त परेशान थे। उनकी मायूसी बढ़ती जा रही थी कि ऐसे में एक चौबदार ने आकर इत्तला दी कि मुल्क फारिस का शहजादा अहमर आया है और शहजादी के इलाज के सिलसिले में बादशाह से मिलना चाहता है। नामीद बादशाह की उम्मीद अभी बाकी थी। उसने शहजादे अहमर को फौरा ही अपने कमरे में तलब कर लिया। महल के पहरेदार उसको लेकर हाजिर हो गए। बादशाह उससे पहले भी मिला हुआ था। चंद रोज कबल वो अपने माँ बाप के साथ उसके महल में आया था। शहजादा अहमर ने झुककर बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया और बोला, जहां पनाह मैं अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला हुआ था, मुनादी करने वालों से सुना कि शहजादी साहिबा नींद से नहीं जाग रहे। मेरा ख्याल है कि उनकी बीमारी का इलाज मेरे पास है, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। उसके गुफ्तगू करने के अंदाज और वजाहत ने बादशाह को बहुत मुतासिर किया था। उसने दिल में सोचा कि अगर इस खूबरो शहजादे ने उसकी बेटी को ठीक कर दिया तो वो जरूर उससे उसकी शादी कर देगा। फिर भी उसने अपनी तसल्ली के लिए एक सवाल किया, तुम तो एक शहजादे हो, हिकमत के कामों से तुम्हारा क्या वास्ता? मां। शहजादे अहमर ने अदब से हाथ बांधकर कहा, जहां पनाह शहजादी साहिबा किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, यह मुसल्ला दूसरा है। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हारा मतलब है यह किसी जादूगर या देव वगैरह का चक्कर है? शहजादा अहमर ने नफी में सर हिलाकर कहा, जी नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता। फिर उसने हीरे जवाहिरात से मुरस्सा एक छोटी सी खूबसूरत डबिया निकाली और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, शहजादी साहिबा को कुछ भी हुआ हो, उनका इलाज इस डबिया में बंद है। बादशाह हैरत और दिलचस्पी से उस डबिया को देखने लगा। अहमर की बात में जाने क्या बात थी कि मुल्का को भी उम्मीद हो गई कि उसकी बेटी अब ठीक हो जाएगी। वजीर ज़ादा शहरियार भी वहीं था और बड़ी दिलचस्पी से शहजादे की बातें सुन रहा था और उसके होंठों पर एक दोस्ताना मुस्कुराहट थी। उसके बाद बादशाह और वो सब लोग इस कमरे में आए जहां शहजादी महोख्वाब थी। शहजादे अहमर ने बगूर शहजादी को देखा। कुछ सोचते हुए उसने वो खूबसूरत डबिया खोलकर उसमें से एक पर निकाला। वो पर हुसैन व जमील रंगों से जगमगा रहा था। शहजादे अहमर ने उस पर को शहजादी के तलवों से लगाया। जैसे ही पर ने उसके तलवों को छुआ, शहजादी को एक हल्की सी छेंक आई और वो बस्तर पर उठकर बैठ गई और हैरानी से सबको देखने लगी। बादशाह और मुल्का के मुना से खुशी की एक चीख निकल गई। बादशाह ने जल्दी से आगे बढ़कर शहजादी को गले से लगा लिया। शहजादी घबराई हुई सी लग रही थी। अब्बा हुजूर, मुझे क्या हो गया था? औस ने पूछा। कुछ नहीं मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर बादशाह ने शहजादा अहमर का हाथ पकड़कर कहा, शहजादे,
हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये खबर थोड़ी ही देर में पूरे मुल्क में फैल गई थी। इस खुशी में बादशाह ने गरीबों के लिए खजाने के मुना खोल दिए थे। चंद रोज के बाद हसब वादा शहजादा अहमर और शहजादी गुलफिशां की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। रखस्ती के वक्त शहजादी बादशाह के सीने से लगकर रोने लगी तो बादशाह ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी हम गलती पर थे। हर लड़की को एक ना एक रोज अपने घर जाना पड़ता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी शादी अहमर जैसे खूबसूरत और ज़हीन शहजादे से हुई है। मलका शहजादी की जदाई से रंजीदा तो थी, मगर इस बात पर खुश भी थी कि बादशाह ने शहजादी की शादी के सिलसिले में अपनी जिद छोड़ दी थी। उसने भी शहजादी को गले से लगाकर दुआएं दें। इस मौके पर सारे वजीर, मुशीर और दूसरे मुलाजमीन वहां जमा थे। बादशाह ने अपनी बेटी को बेशुमार कीमती तोहफे दिए थे और 100 सिपाहियों का दस्ता उनकी हिफाजत के लिए साथ कर दिया था। सफर पर रवाना होने से पहले शहजादी ने चारों तरफ देखा जैसे किसी को तलाश कर रही हो। जुलद ही उसकी निगाह वजीर ज़ादे शहरयार पर पड़ी। वो एक कोने में सिर झुकाए उदास खड़ा था। शहजादी दौड़कर उसके करीब पहुंची और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोली, शहरयार भाई, अगर आप ये सब कुछ न करते तो मेरी शादी कभी भी शहजादा अहमर से नहीं होती। आपने इतनी अच्छी तरकीब बताई थी कि अब्बा हुजूर अपनी शर्त से दस्तबरदार होने पर मजबूर हो गए। शहरयार मुस्कुराकर बोला, मैंने बहुत सारी कहानियों में सुन रखा था कि कोई शहजादी जब किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाती थी तो बादशाह सलामत यही ऐलान करवाते थे कि जो शहजादी को इस मुसीबत से निजात दिलाएगा उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। मैंने ये मंसूबा बनाया था कि तुम झूठ मूठ की सूती हुई बन जाओ और शहजादा अहमर तुम्हें ठीक कर दे। औस ने भी बड़ी महारत से अपना काम किया था। बादशाह सलामत को जरा भी शुबह नहीं हो सका था। अब तुमसे यही कहना है कि वहां जाकर हमें भूल नहीं जाना। उसकी बात सुनकर शहजादी ने उदासी से कहा, मैं अब्बा हुजूर को, अम्मी हुजूर को और शहरयार भाई आपको कैसे भूल सकती हूं। यह कहते हुए उसकी आंखों से 2 आंसू ढलक गए। शहजादा अहमर भी उनके करीब आकर खड़ा हो गया था। उसने कहा, शहरयार, तुम एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो। तुम अगर वो तरकीब न बताते और मेरी शादी शहजादी से ना होती तो मैं खुद सचमुच का सोता शहजादा बन गया होता। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये कहकर उसने शहरयार को गले से लगा लिया। शहरयार ने शहजादी के सर पर हाथ फेरा और फिर ये काफिला शहजादी को लेकर परदीस रवाना हो गया।